हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, हम ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हुए हैं। ठीक है, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में आइसोलोबल एनालॉजी के बारे में पढ़ा। आज भी हम लोग आइसोलोबल एनालॉजी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के हम लोग आइसोलोबल एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सारे लेक्चर्स आप एक तरफ से देखिए। पूरी ऑर्गेनोमेट्रिक मैं खत्म करने जा रहा हूँ, नॉट ए सिंगल, एक एक पार्ट में खत्म करूँगा ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट तक, एक भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसलिए आप पूरा लेक्चर शुरू से आप देखते रहिए। उसके साथ बायो इनऑर्गेनिक को भी रिवाइज कीजिए, ऑर्गेनिक को भी रिवाइज कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जून 2020 के एग्जाम तक मैं आपको मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस को मैं ख़त्म कर दूं। ठीक है, फिजिकल को भी ख़त्म करने की भी कोशिश रहेगी। बीच में मैंने कोशिश रहेगी कि क्वांटम वगैरह का वीडियो में अपलोड करूँ, लेकिन एटलीस्ट ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक को जो है ख़त्म करने का टारगेट मेरा है कि मैं पूरी तरह से इसको ख़त्म कर दूंगा। प्लस फिजिकल के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वांटम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इवन की स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इन सब टॉपिक के भी मैं वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं एक बात करूं आपसे कि आप लोगों को पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा, तो एक बार रिवीजन के पर्पज़ से एक बार मैं दिखा दूँ आपको कि जैसे एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि आइसोलोबल एनालॉजी, तो CO हॉल 4 सपोज कीजिए, CO हॉल 4 Fe CO हॉल 4। ठीक है, सबसे पहले आइसोलोबल एनालॉजी की बात कहाँ से आती है, तो ऐसे दो फ्रेगमेंट, ठीक है, ऐसे दो टुकड़े जिनके जो 18 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर आ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर आ जाए किसमें, उनके फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जैसे दो फ्रेगमेंट है, दोनों फ्रेगमेंट के अपने अपने फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए, उनकी सिमेट्री सिमिलर होनी चाहिए, इनकी जो एनर्जी हो वो अप्रॉक्सीमेट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो हमने इसका क्या तरीका निकाला चेक करने का, तो हमने तरीका ये निकाला कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ठीक है, इसके 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करो इस पार्ट के, एक फ्रेगमेंट का। तो आयरन के पास S2D6 तो 8, और CO के पास क्या हो गया 2 × 4, तो टोटल क्या हो गया 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस पार्ट को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के टर्म में जाएंगे तो इस 16 से हमें 10 को माइनस करना होगा, मतलब नियॉन को हमें हटाना होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में जाने के लिए 10 को हमें D वाले पार्ट को हमें हटाना होगा, D10 के पार्ट को हमें हटा देना होगा यहाँ से। तो इस पार्ट को हम संभाल सकते हैं CH2 से, क्योंकि भाई CH2 में क्या है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 2, तो क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हम CH2 से संभाल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम संभाल सकते हैं BH2 - K थ्रू B। गौर से देखिए, बोरॉन के पास कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा माइनस के कारण तो भी क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसका आइसोलोबल एनालॉजी हुआ, मतलब इस पोर्शन के बदले में इसको भी रख सकते हैं, इस पोर्शन के बदले में इसको भी रख सकते हैं। और अगर आप इसमें चेक करना चाहते हैं किसी इसी सेम टाइप के, जैसे D ब्लॉक का ये फ्रेगमेंट है, आप D ब्लॉक के फ्रेगमेंट में ही चेक करना चाहते हैं, तो सपोज दैट एग्जाम्पल ले लीजिए CO हॉल 5। ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं, आपको जैसे ले सकते हैं CO कोबाल्ट, उसके बाद CO हॉल 3 और माइनस। ठीक है, तो इस टाइप के आप एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे पता भाई, तो CO हॉल 5 को अगर चेक किया जाए तो क्रोमियम के पास क्या होता है S2D4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और CO के पास क्या होता है 2 × 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुआ 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब डायरेक्टली ये इसको रिप्लेस कर सकता है। उसी तरह इसकी बात करें CO हॉल 3 माइनस, तो CO के पास कोबाल्ट होता है S2D7, तो यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन, CO कार्बोनाइल 3 × 2, ठीक है, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ, तो कितने हो गए, ये भी आपको 16 इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर से आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम लोग सीखेंगे कि बोरेन एनालॉग के साथ इसका रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, चलिए एक बार चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि भाई इसमें आप उन आइसोलोबल एनालॉजी को आप अलग कीजिए, मतलब आप इनको ढूंढिए जो आइसोलोबल एनालॉजी नहीं है। ठीक है, ये जैसे 6 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 एग्जाम्पल दिए हुए, इसमें से आपको उनको ढूंढ के निकालना जो आइसोलोबल एनालॉजी नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ए में CpNi, Cp का मतलब हो गया 5, Ni का मतलब S2D8 मतलब 10, तो हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। चलो नंबर बी की बात करें, CO हॉल 3, कोबाल्ट हो गया S2D7 यानी 9, और CO हॉल 3 मतलब 2 × 3, तो 9 + 6 कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। नंबर सी में आ जाओ, CH की बात करें, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 1, तो क्या कितने हो गए आपको
तो 5 इलेक्ट्रॉन। डी में आ जाइए BH माइनस, तो बोरॉन के पास 3, हाइड्रोजन पास 1 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के कारण एक और 1, तो 5 इलेक्ट्रॉन। नंबर ई में आ जाइए FeCO होल 4, तो FeCO होल 4 का Fe मतलब ऐसा हो गया S2D6 यानी 8 और CO होल 4 यानी 4 × 2 तो 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। नंबर एफ की बात करें CrCO होल 5 माइनस, तो Cr का मतलब हो गया S2D4 यानी 6, 5 × 2 तो 10, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन आपने बढ़ा दिया। देखिए क्रोमियम S2D4 होता है ना, S2D4 तो 6, आपको कार्बोनाइल 5 थे तो 5 × 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हो गया आपको ये 16 + 1 यानी 17 इलेक्ट्रॉन। फिर जी में आइए CrCO होल 5 प्लस, तो Cr हो गया आपको 6, CO होल 5 हो गया 10, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया माइनस किया तो क्या हो गया 16 - 1 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि आपके पास ABCD देखिए ना, ये भाई सिंपल ये कौन सा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ना, इसलिए इससे बना हुआ पार्ट में क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन माइनस करना, मतलब डी का 10 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा। तो देखिए 15 है 15 है 5 है और फिर 15 है, ये सभी आपस में क्या है आइसोलोबल एनालॉगी हैं। और कौन इसमें आइसोलोबल एनालॉगी नहीं है, तो ये दोनों जो है ये वाले E और F, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आइसोलोबल एनालॉगी नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोलोबल एनालॉगी इन केस ऑफ बोरेन एनालॉग। देखिए ये हो गया बोरेन एनालॉग है, आपको देख के पता चल रहा है, आपने पिछला क्लास किया है इसका, आप इसके आप जाके प्लेलिस्ट खोलिए, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री इसमें लिखा हुआ है आपका बोरेन, आपको जो ये जो पार्ट है क्लोजोनिडो वाला पार्ट है वहाँ पर ये दिया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब इस पार्ट को इस पार्ट से मैच करवाना है कि ये आपस में आइसोलोबल एनालॉगी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि आपको ये आइसोलोबल एनालॉगी हो सकते हैं या नहीं। अब सवाल ये है कि भाई हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं, ये तो मेटल क्लस्टर है। अब क्लस्टर का मतलब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनाने का तो टाइम है नहीं, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना तो काफ़ी टफ है हमारे लिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालें कि ये इसके साथ आइसोलोबल एनालॉगी है कि नहीं। तो हमारे पास एक आसान सा तरीका है कि अगर ये क्लस्टर है तो क्लस्टर का कुछ स्ट्रक्चर होगा, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो। ध्यान दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अगर ये मेटल क्लस्टर है तो इसका कुछ नाम होगा ना, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, हाइपो। और अगर ये बोरेन एनालॉग है तो इसका भी तो कुछ नाम होगा ना, इसका भी नाम होगा सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, कुछ तो नाम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों को क्या करना है, मैच करवाना है। अगर ये मैच कर जाए नाम तो इसका मतलब ठीक है, दोनों आइसोलोबल एनालॉगी है, लेकिन अगर नहीं करे तो इसका मतलब नहीं है। तो चलिए इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर निकालते हैं। सबसे पहले OS5 है, आपको पता है ऑस्मियम कौन से ग्रुप से है, S2D6 फेरस यानी कि आयरन, रुदीनियम, ऑस्मियम। तो 8 × 5 ये रहा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्या हो गया 2 × 15 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो ये कितना निकला हमारा, तो ये निकल गया टोटल 72। क्या निकला, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये निकला हमारा कितना 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, याद कीजिए पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकालते थे भाई, तो 72 यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करते थे 12 × n, जितने मेटल थे उसको 12 से मल्टीप्लाई करके को सब्सट्रैक्ट करते थे। 72 माइनस मेटल कितने 5, तो 12 × 5 इजिकल टू कितना हो गया 72 - 60 इजिकल टू क्या आ गया 12 आ गया। और फाइनली फिर क्या करते हैं पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12/2 इजिकल टू क्या हो गया आपका 6 हो गया। अब अगर यहाँ पर 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, आपको याद है मेटल का नंबर हमारा n का वैल्यू कितना है 5 है, तो आपको पता है कि n - 1 का मतलब क्या होता है सुपर क्लोजो, n का वैल्यू क्या होता है आपको हाइपर क्लोजो। ठीक है, n + 1 का वैल्यू क्या होता है क्लोजो, n + 2 यानी कि नीडो, n + 3 क्या होता है आपको अरेक्नो, n + 4 क्या होता है आपको हाइपो, यही है ना। चलिए, तो आपके पास 6 है तो ये n का वैल्यू 5 है, तो 6 का मतलब क्या हो गया n + 1 मतलब 5 + 1, तो n + 1 की कैटेगरी में आता है 6। देखिए तो 5 + 1 यानी n + 1 = 6, तो n + 1 का मतलब क्या हो गया क्लोजो। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपको क्लोजो। अब अगर ये बोरेन एनालॉग भी क्लोजो हो गया, इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में आइसोलोबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये क्लोजो नहीं हुआ तो फिर ये आपस में आइसोलोबल एनालॉग ही नहीं होंगे। चलिए ठीक है, तो क्या करना है इसमें, आपको पता है कि B5H5 2- है, B5H5 2- का आपको सिंपल, आपको तो सीधा फंडा पता है, आपको BnHn2+ क्या था भाई, ये आपको सुपर हाइपर क्लोजो BnHn, ठीक है क्या था
हाइपर क्लोजो, फिर BN HN 2 माइनस क्या था, क्लोजो, BN HN 4 माइनस क्या था, नीडो, BN HN 6 माइनस क्या था आपको, अरेक्नो, BN HN 8 माइनस क्या था आपको, ये हाइपो। जरा चेक कीजिए तो किस कैटेगरी में आता है, B5H5 यानी BN HN 2 माइनस, BN HN 2 माइनस, ये किस कैटेगरी में आ गया, ये क्लोजो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, ये दोनों जो एग्जांपल है ये आपस में क्या है, आइसोलोबल एनालॉग है। क्या है ये आपस में, आइसोलोबल एनालॉग है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Fe5CCO ऑल 15 पूछा गया कि आइसोलोबल किसके साथ है, B5H9 के साथ, B5H10 के साथ माइनस, B2H4 के साथ या BH के साथ। भाई ठीक है, हमें नहीं पता अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहले क्या निकालिए आप, तो इसका स्ट्रक्चर निकालिए। स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयरन 5 है तो 5 × 8, कार्बन के लिए क्या हो गया 4, और CO कितने 15 × 2, तो कितने हो गए 40 + 4 + 30, कितने हो गए आपको टोटल 74। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 74। अच्छा, अब नेक्स्ट है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, ये कैसे निकालते हैं भाई, तो 74 माइनस कितने मेटल है 5 हैं, तो 5 × 12 12N, तो कितने हो गए भाई ये 14 हो गए। फिर क्या करेंगे, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2 करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया 14/2 = 7 हो गया। अब चूंकि 5 मेटल है, N = क्या हो गया 5 हो गया, तो ये क्या हो गया N+2 की कैटेगरी में आया। और अगर N+2 की कैटेगरी में आया तो क्या हो गया भाई, तो क्लोजो के बाद क्या होता है, ये नीडो होता है। आप ध्यान दीजिए, याद रखिए ना, देखो N-1 N, N+1 N+2 N+3 N+4, क्या बताया था मैंने, सुबह हुई चलो निधि अर्चना हाई स्कूल, सुबह N-1 सुबह सुपर क्लोजो, हुई हाइपर क्लोजो N, चलो क्लोजो N+1, निधि नीडो N+2, अर्चना N+3 अरेक्नो, हाई स्कूल हाइपो N+4। ठीक है, याद कीजिए, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है आपको। तो ये हो गया नीडो। अब इसमें से भी जो नीडो होगा वो इसके साथ क्या होगा, आइसोलोबल होगा। चलो B5H9 का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं B5H5 पे पावर 4 माइनस। ठीक है, B5H5 4 माइनस का मतलब क्या हो गया भाई, तो BnHN 4 माइनस, ये भी क्या होता है, ये नीडो होता है। ये क्या हो गया, ये नीडो होता है, आपको पता है ना, BnHN+2 सुपर हाइपर क्लोजो, BnHN हाइपर क्लोजो, फिर BnHN 2 माइनस क्लोजो, BnHN 4 माइनस नीडो, BnHN 6 माइनस क्या अरेक्नो, और BnHN 8 माइनस क्या हाइपो। तो ये हो गया नीडो। B5H10 माइनस का मतलब हो गया कि B5H5 5 हाइड्रोजन उड़ाइए, एक माइनस ऊपर मिल जाएगा आपको, तो 6 माइनस, तो B5H5N माइनस 6 माइनस, मतलब कि ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपका अरेक्नो, क्या हो गया ये आपका, तो B5H10 माइनस का मतलब B5H5 पे 6 माइनस, दैट मीन अरेक्नो। B2H4 का मतलब हो गया भाई B2H2 पे 2 माइनस, तो BnHN 2 माइनस, क्या मतलब हो गया ये तो हो गया आपको भाई कौन, क्लोजो हो गया। ये कौन हो गया आपका, ये क्लोजो हो गया। और जहाँ तक BH की बात है, तो BH क्या हो गया BnHN ही तो है ना, एक बोरोन एक हाइड्रोजन, तो मतलब BnHN, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हाइपर क्लोजो। तो चलो कौन सा आंसर हो गया आपका, तो ये नीडो, तो ये ए वाला भी नीडो, तो यानी कि ये पूरा पोर्शन किसके साथ एनालॉग है, तो इसके साथ आपको ये क्या है, आइसोलोबल एनालॉग है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच आपको रिलेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दोनों के बीच चेक करना है कि क्या ये आइसोलोबल एनालॉगी है या नहीं। ओके, उसी तरह यहाँ भी चेक करना है कि ये दोनों आइसोलोबल एनालॉगी हैं या नहीं, फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज अगर नहीं है तो बनाइए। ठीक है, अगर ये आपस में आइसोलोबल एनालॉगी नहीं है तो आप इसको बनाइए आइसोलोबल एनालॉगी, और बना के एक स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें कि आइसोलोबली ये एक दूसरे के साथ फिट बैठें। एकदम रिलैक्स होकर सुनिए, एकदम आराम से, प्यार से, एकदम बिल्कुल बोला ना, मुंह में मिश्री रख के सुनिए इस बात को। ठीक है, एकदम रिलैक्स होके। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये 2 स्ट्रक्चर है, आपको पहला काम करना है चेक करना है कि आइसोलोबल एनालॉगी है या नहीं। दूसरा काम कि अगर चेक करने के बाद पता चले कि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो गया तो बनाइए आइसोलोबल एनालॉगी, और बना के तीसरा काम ये कीजिए कि इसको फिट कीजिए इस स्ट्रक्चर में, इसको क्या कीजिए, इस स्ट्रक्चर्स में इसको फिट कीजिए। चलिए, तो ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करिए, एक पोर्शन का क्या करते हैं हम,
आपको हम इसका चूँकि देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसलिए आपको क्लस्टर का स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है। क्लस्टर जब होता है, जबकि हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, तो बोरेन एनालॉग के साथ कंपीट करने के लिए क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली निकालते हैं। यहाँ तो हमें फ्रेगमेंट दिख रहा है, देखिए हमें तो फ्रेगमेंट दिख रहा है, यहाँ भी सिंगल मेटल, यहाँ भी फ्रेगमेंट दिख रहा है, तो हम क्यों इसका स्ट्रक्चर निकालने जाए। मैंने क्लियर बोला है कि फ्रेगमेंट में स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं। जब वो क्लस्टर हो कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कैसा स्ट्रक्चर है, तब एक झटके में क्या करें, इसका स्ट्रक्चर निकालिए, क्लोजो निडो अरेक्नो जो भी करना है कीजिए। यहाँ भी एक पार्ट दिख रहा है और यहाँ भी एक पार्ट दिख रहा है, आपको कुछ भी इसमें क्लस्टर स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो आपको पता है ऑस्मियम OSCO होल 4 है, तो OS के पास क्या होता है, फेरस, यानी कि S2D6 8। कार्बोनाइल हो गया 2 × 8, 2 × 4, तो 2 × 4 तो क्या हो गया 8 8 16। तो आपके पास ये 16 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। चलिए इसको चेक करते हैं। Re रेनियम है, मैग्नीज टेक्नीशियम रेनियम, मैग्नीज का मतलब क्या S2D7 होता है, सॉरी S2D5 होता है मैग्नीज का मतलब, तो रेनियम भी तो वही होगा S2D5, यानी कि टोटल 7। तो 7 × 1। कार्बोनाइल कितने 2 × 5 और साथ में एक माइनस एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, जरा गौर से देखिए 7 2 × 5 कितने हो गए 10 + 1, तो ये हो गया आपके कितने, ये 16 नहीं बल्कि 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए अब सीधी बात है, ये 16 में तो 18 फिट करने वाला है नहीं, ये 16 में ये 18 फिट करने वाला नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब इसको करवाइए, नहीं है ना आइसोलोबल एनालॉगी, करवाइए फिट इसको। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से एक CO को हटा देते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, CO को हटा देते हैं। अगर हम यहाँ से CO को हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ReCO होल 4 और माइनस। अब इसका इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, तो रेनियम के लिए क्या हो गया 7 × 1, कार्बोनाइल हो गया 2 × 4 और +1, तो ये अब कितने हो गया, तो अब यहाँ पर ये हो गया कितने 16 इलेक्ट्रॉन। देखिए 7 2 × 4 8 +1, तो ये हो गया आपके, अब आपके 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके बदले अब इसको रखा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए ये क्या हो गया आपस में आइसोलोबल एनालॉग हो गया। तो अब क्या करना है आपको, इस स्ट्रक्चर में इसको फिट करना है, यानी कि हम डायरेक्ट या तो अलग स्ट्रक्चर बनाएं, और या तो आप स्ट्रक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए, या तो हम इसी पोर्शन के बदले हम इसको रख सकते हैं, किसको, ReCO होल 4 माइनस। देखिए हम इस पूरे पोर्शन को क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन के बदले हम इसको रख सकते हैं। देखिए तीनों काम मेरा हो गया। चलिए अब यहाँ आ जाइए इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे आइए, तो भाई ये इसको मान लीजिए चेक कीजिए, इस वाले पोर्शन को। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का मतलब क्या था S2D7, यानी कि 9, 2 2 4 2 6, तो क्या हो गए 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर यहाँ पर आपको 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या करेंगे भाई, और भी जगह वही मिलेगा, डोंट वरी, और भी जगह वही मिलने वाला है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये कोबाल्ट है, एक कार्बोनाइल, दूसरा कार्बोनाइल, तीसरा को इसी साइड रखिए। उसी तरह फिर देखिए कार्बोनाइल कोबाल्ट, एक कार्बोनाइल, दूसरा कार्बोनाइल, तीसरा को फिर इसी साइड रखिए। फिर ये तीसरा कोबाल्ट, एक कार्बोनाइल, दूसरा कार्बोनाइल, तीसरा को इस साइड रखिए। मतलब कि भाई 3 कोबाल्ट के साथ 3 कार्बोनाइल ब्रिजिंग में, रिलैक्स हो जाइए, 3 कोबाल्ट के साथ क्या है 3 कार्बोनाइल ब्रिजिंग में है। तो भाई एक एक को एक एक करके दे दो। देखो 2 2 तो डायरेक्टली दिया हमने, 2 2 तो डायरेक्ट दिया, 2 2 डायरेक्ट दिया है, और एक जो हमने कॉमन रखा है ब्रिजिंग, उसको किसी एक को दे दो। उसका इलेक्ट्रॉन अब क्या करो, किसी एक को दे दोगे, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो, ये इसको दे दो। देखो किसी न किसी को एक एक करके मिल गया, तो तब भी क्या हो जाएगा, सभी कोबाल्ट S2D7 9 और 3 कार्बोनाइल के चक्कर में क्या हो गया 6, तो 9 6 15 इलेक्ट्रॉन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी 15 इलेक्ट्रॉन ही है। अच्छा ये 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, तो ये जो निकेल है S2D8 यानी कि 10, Cp के लिए 5 इलेक्ट्रॉन यूज होगा और कार्बोनाइल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे 17। अब भाई कहाँ 15 कहाँ 17, तो आपको क्या करना होगा, इस CO को हटा दो, ठीक है। अगर यहाँ से CO को आप हटा देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा NiCp, Cp बोले तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल। आप बोलोगे सर अगर CO ना हटाएं तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या, हाँ एक ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन ये है कि Na से अगर आप यहाँ CO को नहीं हटाना चाहते तो आप ये जो बनाया है Cp, इसको आप eta3 ले लो, ठीक है। आप इसको क्या ले लो, आप इसको eta3 ले लो। फिर भी लेकिन आपको पता है ना कि eta1 से eta3 बनाना आसान है, eta3 से eta5 बनाना आसान है, लेकिन eta5 से eta3 लाना आसान नहीं है। इसलिए प्लीज़ ये काम मत कीजिए, आप ये कीजिए, CO को हटाइए, CO आराम से हट जाएगा। और अब जरा चेक कीजिए, निकेल के लिए 10 और Cp के लिए 5, तो 10 5 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 के बदले इसको आप पुट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन गौर से देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा दीजिए एक पार्ट को, और इसी के बदले इसको रख दीजिए Na और Cp को अच्छे से खोल के छतरी की तरफ बना दीजिए। देखिए इस पूरे पोर्शन के बदले में इसको रख सकते हैं। आई बात समझ में कुछ बच्चा लोग है ना, आसान है ना।
तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, ठीक है, बस लोग डरते हैं बेवजह, पता नहीं क्यों डरते हैं, भगवान जाने, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक। हाँ, डिपेंड करता है कि इसको आप पढ़ किससे रहे हैं, को पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। जब तक आप इसको बिल्कुल अंतरात्मा से नहीं समझे, देखिए मेरे लिए केमिस्ट्री कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं रहा है, ठीक है ना। मैंने IIT-JEE को बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाया है, मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और बहुत हाई पे मैं फैकल्टी भी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज उसको छोड़ के मैं हायर क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जबकि यहाँ पैसे कुछ नहीं है, ठीक है, उस रैंक में, ठीक है। मैं FIITJEE की फैकल्टी रह चुका हूँ, जहाँ पर कि 20 लाख रुपए पर एनम की मुझे सैलरी पे की जाती थी, और आज मैं यहाँ पर हूँ जहाँ पर कि ये 20 लाख तो खैर बहुत बड़ा अमाउंट हो गया आज के रेट में। तो ये मैंने डेडिकेट किया केमिस्ट्री के लिए खुद को, ठीक है, मैंने केमिस्ट्री के लिए खुद को डेडिकेट किया, उस IIT-JEE के लेवल को छोड़ के आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है, क्योंकि आई लव केमिस्ट्री। मुझे केमिस्ट्री पढ़ना, पढ़ाना, लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। मुझे हमेशा मेरे दिमाग में एक बात घूमती थी कि अगर जैसे IIT-JEE को पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, लेकिन सीनियर क्लासेस को पढ़ाने के लिए फ़ैकल्टीज़ बहुत कम है। यहाँ लोग रिस्क नहीं लेते, रिस्क कवर नहीं करते लोग यहाँ पर पढ़ाने के लिए, ठीक है। लोगों को लगता है हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा इस लेवल पे पढ़ाने पे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, बिकॉज मैं पैसों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं सोसाइटी की सेवा करूँ, सोसाइटी की हेल्प करूँ, सोसाइटी को सर्व करूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा शायद उस IIT-JEE लेवल पे लाखों करोड़ों कमाने से, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, नोट कीजिए पहले इसको। ओके बच्चे लोग, ये क्वेश्चंस हैं। ये अब आइसोलोबल एनालॉजी नहीं मांग रहा है आपसे मांगा जा रहा है कि भाई इसका मेटल क्लस्टर स्ट्रक्चर बताइए। मेटल का जो क्लस्टर का स्ट्रक्चर होता है, क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो। तो हम एक्चुअली यहाँ पर आइसोलोबल एनालॉजी की ज़रूरत कहाँ पड़ी, देखिए रिलैक्स हो जाइए। आइसोलोबल एनालॉजी की ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास यहाँ बोरेन पार्ट भी है और मेटल पार्ट भी है, ठीक है। तो इसी आइसोलोबल एनालॉजी की हेल्प से ना हम इस पार्ट के बदले क्या बोरेन पार्ट रखें वो समझ में आएगा। नहीं समझ रहे बात को, रिलैक्स, एकदम दिमाग को शांत कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझे बिना आप आगे बढ़ना शायद आपके साथ बेईमानी होती। ये क्वेश्चंस मैंने छांट के निकाले, इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाला मैंने ढूंढ के, तो फिर समझ में आया कि भाई इसको करवाना कितना ज़रूरी है। सच में आप इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अभी तक आपको जो जितने भी आपने सीखे वो आपकी सारी जो लर्निंग होगी वो यहीं पर आके कंप्लीट होगी। इसलिए इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप इग्नोर बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप लोगों में ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं, छोड़ छाड़ देते, यार क्या है यार, मतलब ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। सबको लगता है कि भाई हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी है, ठीक है। आपको पता है मैंने डबल टाइम JRF किया है, मुझे याद है मैं 18 घंटे पढ़ा करता था, ठीक है। दिल्ली के जिया सराय में एक छोटे से रूम, सिंगल रूम लेके, आपको पता है दिल्ली जिया सराय में सिंगल रूम लेना मुश्किल होता है, बट सिंगल रूम लेके मैं दिन रात 18 घंटे में पढ़ा करता था। आज भी जिया सराय में मुझे सब लोग जानते हैं, वहाँ के अब तो धीरे धीरे लोग भूल गए, लेकिन वहाँ की जितनी फैकल्टी है सब लोग मुझे अच्छे से पहचानते हैं। तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है बच्चे लोग, थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्वालिफाई आपको खुद करना है, चाहे आप JRF हो, चाहे जैम हो, चाहे गेट हो, जो भी हो, टीफर बार्क, जो भी करना है, क्वालिफाई को खुद करना होगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे जोक मारना नहीं आता क्लास के बीच में, थोड़ा सा ऐसे कायदे से तो आप लोग को थोड़ा हंसाना चाहिए, जोक मारना चाहिए, बट वो मुझे नहीं आता, मुझे पढ़ाना आता है, वो मैं पढ़ाता हूँ। चलिए छोड़िए इस बात को। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जितने एग्जाम्पल हैं आइसोलोबल एनालॉजी की हेल्प से हम यहाँ पर इन दोनों के पास आपस में किसी एक पार्ट को लेके आएंगे, ठीक है। हम एक दोनों को एक तरफ लेके आएंगे, मतलब मेटल भी है, बोरेन भी है। हम मेटल पार्ट के अंदर से आइसोलोबल एनालॉजी निकाल के उसके बोरेन पार्ट को बाहर निकालेंगे और फिर जोड़ेंगे, और जोड़ के हम क्या करेंगे, फिर हम उसका क्लस्टर का नाम लिखेंगे। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला कि जो मेटल पार्ट है उस मेटल पार्ट का क्या करेंगे, हम मेटल पार्ट का आइसोलोबल पार्ट निकालेंगे, ठीक है, बोरेन पार्ट में। फिर बोरेन पार्ट को बचे हुए बोरेन पार्ट से जोड़ देंगे, और फिर जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, फिर फाइनली क्या करेंगे, हम बोरेन एनालॉग कंप्लीट हो जाएगा उसका हम लोग स्ट्रक्चर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है B3H7 और हमारे पास है FeCO हॉल 3 हॉल 2। देखिए क्लियर फ्रेगमेंट दिख रहा है अंदर में, अंदर का फ्रेगमेंट क्लियर दिख रहा है। चलिए तो अगर FeCO हॉल 3 की बात करें तो Fe का मतलब क्या हो गया आपको 8, गौर से देखिए ना, F(S2)D6 8, और टर्मिनल क्या हो गया 2 × 3 तो 6, और ये टोटल कितने हैं तो हॉल 2 है। तो 8 + 3 × 6, 6 + 8 कितने हो गए आपको
14, तो 14 इंटू 2 है। अच्छा 14 के बदले हम क्या लिख सकते हैं भाई, आपको 14 बदले 4 लिखेंगे, तो बोरेन पार्ट के आने के लिए 14 के बदले क्या लिखना होगा 4, और 4 को हम कैसे लिखेंगे भाई, तो 4 को हम लिखेंगे BH। क्या लिखेंगे हम, BH। गौर से देखिए 4 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर BH लिखेंगे। तो अगर हमने BH लिखा तो हमारे पास BH की हेल्प से क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो B2H2 हो गया। इस B2H2 को इस पार्ट से जोड़िए तो हमारे पास क्या आ गया, B5H9। अब अगर B5H9 है तो B5H9 को हम B5H5 माइनस लिख सकते हैं, और अगर इसको B5H5 लिखेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा नीडो। क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका नीडो हो जाएगा। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आई सर बात आपने क्या बताया। मैंने बोला चलो फिर से देखो, समझो बात को, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हटाओ इस सारी बातों को। देखिए मैंने आपको बोला कि आप जो है ये रहा बोरेन पार्ट, अभी इनकम्प्लीट है इसके बिना, इसको निकालो। आप बोलोगे सर आयरन के लिए S2D6 8 है, 3 इंटू 2 6 है, और मल्टीप्लाई कर दो 2 से सर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 14 इंटू 2। 28 मत करना, अभी 14 है, एक फ्रैगमेंट लिया हमने, ये फ्रैगमेंट है 14, 2 तो टोटल नंबर है उसका, इस फ्रैगमेंट का मतलब हो रहा है 4 आ रहा है। देखिए आपको इसके लिए क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं BH इंटू होल 2, तो BH इंटू होल 2 को क्या लिखते हैं B2H2 हो गया, तो B2H2 को यहाँ जोड़िए तो क्या हो गया B3H7 प्लस B2H2, यानी कितना हो गया B5H9। अब आपके पास B5H9 आ गया, तो B5H9 को आप लिख सकते हैं B5H5 और 4 माइनस, और आपको तो पता है कि BnHn 4 माइनस क्या होता है आपको, क्लोजो नहीं नीडो होता है। आपको याद होगा BnHn2 प्लस क्या था, सुपर हाइपर क्लोजो। BnHn क्या था आपको, हाइपर क्लोजो। BnHn प्लस -2 क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपको क्लोजो। BnHn 4 माइनस क्या हो गया आपको, नीडो। BnHn 6 माइनस क्या हो गया आपको, अरेक्नो। BnHn 8 माइनस क्या हो गया आपको, हाइपो। तो ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपका कौन, नीडो। चलिए इस एग्जाम्पल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे यानी बी पे। C2 के मतलब आपको C को हम BH लिख सकते हैं, याद होगा C का मतलब 4 था तो BH का मतलब भी 4 था, तो भैया C2 को भी हम BH होल 2 लिख सकते हैं। देखो C2 है ना, तो C2 को BH होल 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कार्बन के पास 4 है तो BH बोरॉन हाइड्रोजन, बोरॉन प्लस हाइड्रोजन, बोरॉन 3 हाइड्रोजन 1, तो वैसे भी तो 4 ही हुआ, तो C2 के बदले क्या लिख सकते हैं BH होल 2 लिख सकते हैं। चलो फिर B4 दिया हुआ है, H6 दिया हुआ है। अब PtEt3 होल 2 लिखिए। PT किसका आ रहा है भाई, तो PT आता है प्लेटिनम निकेल, पैलेडियम प्लेटिनम निकेल का मतलब S2D8, S2D8 का मतलब 10, और PET3 भैया PET3 का क्या मतलब है, PET3 मतलब फॉस्फोरस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फॉस्फोरस क्या एक लिगेंड है, जैसे CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, वैसे PET3 भी तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना। क्या मान लो फॉस्फोरस है, ये 3 इथाइल लगा हुआ है, हमें उससे क्या मतलब है, दे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहा है ना। तो चलो यानी 2 इंटू 2 4, तो एक एन जो आपका फ्रेगमेंट है इसमें कितना हो गया आपके टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 के एवज में हम 4 लिख सकते हैं, और 4 के एवज में हम BH लिख सकते हैं, और अगर BH लिख देंगे तो BH प्लस ये वाला पूरा पोर्शन सबको जोड़िए एक साथ, सबको एक साथ जोड़िए, क्या हो गया देखो तो BH होल 2 B4H6 प्लस BH, यानी कि मिला के हो गया। बाकी पोर्शन मिटाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद बनाएंगे, एक जगह गंदा हो जाएगा, सारा पूरा गंदा हो जाएगा बोर्ड। चलिए तो क्या हो गया भाई, गौर से जोड़ो सबको, 2 4 6 1 7, तो B7 हाइड्रोजन आ जाओ, 2 4 आपको ये 6 है, 6 2 8 8 1 9, तो B7H9। अगर B7H9 आया तो हम इसको लिख सकते हैं B7H7 पे 2 माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं BnHn पे 2 माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये कौन सा हो गया हमारा पार्ट, तो ये क्लोजो हो गया, यानी पूरा का पूरा पोर्शन क्या था आपका, क्लोजो था। आई बात समझ में आपको। चलिए थर्ड देखिए, ये वाला एग्जाम्पल, CpCO B2H4H6। ये देखो CpCO यानी कि ये हमारा मेटल पार्ट है, C2 तो BH हो गया, CpCO क्या हो गया भाई, Cp हो गया 5, CO हो गया S2D7 ये 9, तो 9 प्लस 5 14, देखिए प्लस C2 के बदले हम लिख सकते हैं BH का होल 2, अरे भैया C का मतलब BH ही तो होता है, और प्लस B4H6 है ना। तो चलो 9 प्लस 5 14 के बदले 4, और 4 के बदले भी क्या लिख सकते हैं BH लिख सकते हैं, तो ये देखो BH प्लस BH होल 2 प्लस B4H6 सबको मिलाइए क्या हो गया 4 2 6 1 7, यानी B7, ठीक है। देखो 4 प्लस 2 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या हो गया ये H9, देखो 6 प्लस 2 प्लस 1, यानी क्या हो गया B7H9। यहाँ भी फिर से हो गया B7H7 पे 2 माइनस, यानी BnHn पे 2 माइनस,
और BnHn2 माइनस का मतलब क्या हो गया, क्लोजो। क्या हो गया, तो ये क्लोजो हो गया। चलिए इस पे आइए दिए वाले एग्जाम्पल पे, CpCO(B4H8), भैया CpCO है, CpCO का मतलब क्या हो गया, Cp मतलब 5 और CO का मतलब क्या है, S2D 9, तो 9 + 5 14, 14 को हम लिख सकते हैं CH, ठीक है। 14 को CH नहीं बल्कि BH लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 14 मतलब 4 का मतलब क्या हो गया BH, और साथ में कौन है B4H8, हम इसको लिख सकते हैं B5H9। अगर हमारे पास B5H9 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं B5H5 पे 4 माइनस, और अगर ऐसा हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं BnHn 4 माइनस, और इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका नीडो। क्या हो गया ये आपका, तो ये आपका नीडो हो गया। चलिए नोट कीजिए, बचे हुए एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ आपको, नोट कीजिए इसको। चलिए इन सारे एग्जाम्पल में बचे हुए एग्जाम्पल है ये, इसके बारे में बनाते हैं। देखिए Cp2CO(2) है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, Cp2CO2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CpCO, क्योंकि ताकि एक फ्रेगमेंट पता चले हमें। देखिए ना, एक फ्रेगमेंट मिला हमें CpCO, और यहाँ पर क्या है B4H6। चलिए CpCO का मतलब हो गया 5 प्लस कोबाल्ट S2D7 ये 9 होल 2, और प्लस B4H6 क्या हो गया आपको, देखिए B4H6 को रहने दीजिए। अच्छा देखिए तो 5 + 9 14, 14 × 2 भाई 14 को तो 4 लिख सकते हैं, 4 को हम BH लिख सकते हैं, तो BH का क्या लिखेंगे होल 2, और यहाँ कौन है हमारे पास B4H6, सबको जोड़ दीजिए। क्या हो गया भाई आपको 4 + 2 B6 और 2 + 6 8, तो B6H8 को हम लिख सकते हैं BnHn पे 2 माइनस, यानी कि B6H6 पे 2 माइनस, तो BnHn पे 2 माइनस हो गया, तो क्या हो गया आपको ये हो गया क्लोजो। क्या हो गया, क्लोजो हो गया। चलिए इस पे आ जाते हैं, Cp3CO3B3H5, भैया CpC को हम इसको लिख सकते हैं CpCO का होल 3, और यहाँ क्या हो गया B3H5। चलो CpCO का मतलब हो गया आपको Cp5, CO आपको 9, तो यानी फिर से 1 सेकेंड 14, तो 14 × 3, फिर क्या हो गया फिर B3H5, तो 14 × 3 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 14 के बदले क्या 4 के बदले क्या BH, तो BH होल 3 और B3H5, तो क्या हो गया भाई आपका, तो B6 और 5 + 3 8, तो B6H8, तो B6H8 हो गया, तो फिर से क्या हो गया हमारा BnHn2 माइनस। देखिए ये भी आपस में क्या आइसोलोबल एनालॉग ही है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये क्लोजो हो गया। चलिए ठीक है, इस पे आ जाइए Cp4CO4B2H6, गौर से देखिए Cp4CO4B2H6, Cp4CO4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, Cp4CO4 है तो CpCO का होल 4 B2H6। अच्छा CpCO को क्या लिख सकते हैं भाई, आपको तो पता है 14 × 4 प्लस क्या B2H6। अच्छा Cp2CO, इसको 14 के बदले क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए C4BH, तो क्या हो गया आपको 4, देखिए 4 2 6, तो B6 और 6 4 10, तो B6H10, तो अगर B6H10 है तो क्या हो गया भाई BnHn और 4 माइनस, और अगर BnHn 4 माइनस है तो क्या सा एग्जाम्पल हो गया ये, तो ये हो गया नीडो। क्या हो गया, नीडो। चलिए लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, Cp4Ni4, यानी कि CpNi का होल 4 B4H4। चलो CpNi को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BH लिख सकते हैं, समझ में आ गया आपको, BH होल 4 यहाँ B4H4, सबको एक साथ लेके आइए 4 4 8, यानी B8 और HH क्या हो गया, ये भी H8, तो भाई क्या हो गया BnHn, और BnHn को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हाइपरक्लोजो। क्या बोला गया BnHn को, तो BnHn को बोला गया हाइपरक्लोजो। चलिए नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ में इसके अलावा जो मिस्टर टार से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, उसके बाद हाउसक्राफ्ट की बुक से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है। और हम आप नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेटल कार्बोनाइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी लगे रहेंगे। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। पूरा आइसोलोबल एनालॉजी का मैंने एक एक पार्ट खत्म कर दिया, इसमें कुछ नहीं बचा है। नेक्स्ट हम लोग मेटल कार्बोनाइल स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मैं आपको बाय बोलता हूँ। इस बीच आप मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ठीक है ना, मतलब चलिए ठीक है, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। चलिए ठीक है, ओके बाय।